अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो नई किताब आई है उसकी यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल और मसाले सीखेंगे। तो सबसे पहले इन न्यूमेरिकल और मसालों को हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो एक जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो है जी वर्क। तो वर्क जो होता है उसे हम W से ज़ाहिर करते हैं और वो बराबर होता है F.S या F ज़रूर S के बराबर होता है। अब इसको अगर हम एंगल की फॉर्म में ले जाएँ तो ये हमारे पास आ जाता है F.S कॉज ऑफ थीटा। एक तो आप लोगों ने ये याद करना है कि वर्क का जो फार्मूला है ये हमारे पास ना कुछ न्यूमेरिकल इससे रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट है जी दूसरा हमारे पास होता है पावर। पावर जो होती है वो हमारे पास W/T। W मीन हमारे पास वर्क डन जो है, वर्क जितना उसने किया बटा टाइम। तो हमारे पास है जी पावर का ये फार्मूला। उसके बाद हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, उसको हम ना ज़ाहिर कर देते हैं E के से, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला होता है 1/2mv का स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला याद करना है। उसके बाद एक होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, उसे हम ज़ाहिर कर देते हैं EP से। तो ये हमारे पास होता है mgh के। इसको भी आप लोगों ने याद कर लेना है। एक आप लोगों को ना ये भी चीज़ ना याद होनी चाहिए कि जो W होता है ना, वेट जो होता है या वज़न जो होता है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन का कानून, यानी कि किसी भी पॉइंट पर हमारे पास एनर्जी जो है ना वो उसकी शक्ल तो चेंज हो सकती है लेकिन वो कम्प्लीटली या फिर मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो सकती। तो इसका फार्मूला फिर हमारे पास बनेगा, हम ना कह देंगे किसी भी पॉइंट पर जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगर हम जमा करें तो वो हमारे पास ना ये बराबर होती है ये दोनों। अब दूसरे पॉइंट पर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट हम कहते हैं H2 पे है, इसको भी अगर हम जमा करें तो वो हमारे पास हो जाता है 1/2mv2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है जी एनर्जी कंजर्वेशन का कानून। इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद है जी फीसद एफिशिएंसी। तो ये आप लोगों ने इसको भी याद करना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला निकलेगा कुछ इस तरीके से कि जो हमारे पास ना कि कार आमद आउटपुट एनर्जी होती है, यहाँ पे लिखेंगे कार आमद आउटपुट एनर्जी बटे में हमारे पास आता है जी जो इनपुट एनर्जी होता है, और इसको हमने ज़रूर देनी होती है 100 से, क्योंकि हम ना इसका फ़ीसद मालूम कर रहे हैं। तो ये जो फार्मूले हैं ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करके नेक्स्ट फिर हम ना इसके न्यूमेरिकल और मसाले सॉल्व करेंगे। यूनिट नंबर 5 का अगर हम पहला ही न्यूमेरिकल देखें तो उसमें वो कहता है कि 20 न्यूटन की फोर्स 60 डिग्री के जाविया पर अमल करती हुई एक बॉक्स को 3 मीटर तक खींचती है, तो वो कितना वर्क करती है। तो हम देखते हैं कि हमें उसने क्या क्या दिया है और क्या उसने हमसे मांगा है। तो पहले नंबर पर वो कहता है कि 20 न्यूटन की फोर्स, इसका मतलब कि फोर्स हमें दी है, वो हम लिख देते हैं जी फोर्स यानी F वो दिया है जी 20 न्यूटन, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद वो कहता है कि जाविया, तो जाविया हमें दिया है, तो जो जाविया होता है उसको ना हम थीटा से ज़ाहिर करते हैं। तो ये हमने लिख देना है थीटा, वो है जी 60 डिग्री, वो भी आप लोगों ने लिख लेना है। उसके बाद वो कहता है कि 3 मीटर तक खींचती है, यानी कि फासला दिया है कि 3 मीटर तक उसने ना खींचा है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी फासला जो है वो भी हमसे ना कि उसने हमें बताया है। फासला इसको S से ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास है 3 मीटर। और वो कहता है कि आप लोग बताएं कि उसने वर्क कितना किया। तो वर्क जो होता है उसको हम W से ज़ाहिर करते हैं और ये हमने ना मालूम करना है। अब वर्क का जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था वो था F.S। तो अगर चूँकि उसने हमें जाविया दिया है तो जाविये की फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा W=F.S कॉज ऑफ थीटा। अब इनकी ना हम ना कीमतें पुट कर देते हैं। तो कीमतें जब हम पुट करते हैं तो F की जो कीमत है वो 20 है, वो हमने 20 पुट कर दी। S की कीमत 3 है तो वो पुट कर दी। आगे कॉज जो है वो 60 डिग्री है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 60 डिग्री ही लिख देना है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं तो 20 को हम 3 से ज़रब दें तो वो तो हमारे पास आ जाएगा जी 60,
उसके बाद cos 60 जो है इसकी ना हम कैलकुलेटर से कीमत निकाल लेते हैं। cos 60 की कीमत, आप लोग कैलकुलेटर पे आएँ। cos यहाँ पे हमारे पास cos होगा, ये वाला cos को आप लोगों ने दबाना है। दबाने के बाद आप लोगों ने 60 लिख देना है यहाँ पे। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर आ गया 0.5, यानी कि cos 60 की कीमत 0.5 है। तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है। और लिखने के बाद अब 60 को हमने 0.5 से ज़रब दे देनी है। तो उसके लिए भी कैलकुलेटर, तो 60 को हम 0.5 से ज़रब दे देते हैं। 60 ज़रब 0.5, तो वो देखेंगे तो हमारे पास आंसर है जी 30। तो ये हमने लिख देना है कि W जो है वो 30 है, और जो W यानी वर्क होता है उसका यूनिट होता है जॉउल। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि एक जिस्म 8 न्यूटन फोर्स के ज़ेरे अमल 5 मीटर तक सीधी लाइन में चलता है। अगर वर्क 20 जॉल हुआ हो तो मालूम करें कि फोर्स किस जाविया पर अमल कर रही थी। यहाँ पे आप लोग देखें ना, सबसे पहले उसने हमें फोर्स बताई है, तो हम लिख लेते हैं जी फोर्स जो है वो उसने हमें कितनी बताई है जी। फोर्स को हमने F से ज़ाहिर करना है और वो हमारे पास है जी 8 न्यूटन, वो हमने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद वो कहता है कि 5 मीटर तक, यानी कि फासला उसने बता दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फासला बराबर है S के, और वो हमें बता दिया 5 मीटर तक ना उसने सीधी लाइन में चलना है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो वर्क हुआ है ना वो 20 जॉल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसका जो वर्क है जिसको हम W से ज़ाहिर करते हैं वो हुआ है जी 20 जॉल। तो आप लोगों ने उसको ऐसे लिख देना है। उसके बाद वो कहता है कि आप लोगों ने वो जाविया मालूम करना है जिस पर फोर्स लगाई गई थी, यानी कि जाविया जिसे हम ना कि थीटा से ज़ाहिर करते हैं वो हमने ना कि अब मालूम करना है। अब इसका जो फार्मूला होता है वर्क का थीटा की फॉर्म में वो होता है W = Fs cos ऑफ थीटा। तो ये आप लोगों ने ऐसे लिख देना है। अब जो जो कीमतें दी हैं वो हम पुट करते हैं और थीटा की कीमत यहाँ से निकालते हैं। तो W में अगर देखें तो वो 20 है, तो आप लोगों ने W 20 लिख देना है। F अगर देखें तो 8 है, 8 लिख देना है। S अगर देखें तो 5 है, और उसके बाद कॉज ऑफ थीटा जो है ये हमने ना मालूम करना है। तो अब यहाँ पे 20 है, तो ये आप लोगों ने ऐसे 20 ही लिख देना है। 8 और 5 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना, 8 5 हमारे पास 40 होता है, ये आप लोगों ने 40 लिख देना। और कॉज ऑफ थीटा, चूँकि हमने थीटा की कीमत मालूम करनी है तो ये 40 इधर हमारे पास इजाफी है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके हमारे पास ना ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/40 बराबर हो जाएगा जी कॉज थीटा। ये आप लोगों ने वैसे ही लिख देना है। अब 20 को 40 पे आप लोग डिवाइड कर दें, 20 तकसीम हमारे पास है जी 40, तो इसका आंसर आ गया 0.5। तो आप लोग लिख देंगे, इसे चलें सीधा करके लिख देते हैं जी, कॉस थीटा जो है वो बराबर है जी 0.5 के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमें सिर्फ थीटा की कीमत चाहिए। ये जो कॉज है ये हमारे पास इजाफी है, तो इस कॉज को उठा के हम ना कि इधर ले आएंगे। यहाँ पे जब ना कि कॉज उधर जाएगा ना तो ये हमारे पास बन जाएगा जी थीटा = कॉज इनवर्स हो जाएगा, यानी कॉज की -1, और 0.5 वैसे ही हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम कॉज इनवर्स 0.5 की कीमत मालूम करते हैं तो हमारे पास थीटा आ जाएगा। तो कॉज जो इनवर्स है इसकी कीमत मालूम करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर पर, ये आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पर आप लोगों ने पहले शिफ्ट दबाना है। ये शिफ्ट के बाद ये जो कॉज वाला है बटन, ये कॉज वाला, ये दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कॉज इनवर्स आ जाएगा। यानी शिफ्ट के बाद आप लोगों ने कॉज वाला दबाना है तो कॉज इनवर्स आ जाएगा। अगर आप लोग शिफ्ट के बिना दबाएंगे तो वो अकेला कॉज आ जाएगा। और यहाँ पे लिख दें उसकी कीमत है जी 0.5, तो यहाँ पे आप लोग लिख दें जी 0.5, तो वो आंसर दे देगा 60। इसका मतलब जो थीटा है वो हमारे पास निकला है जी 60 डिग्री। यूनिट नंबर 5 का अगर हम तीसरा न्यूमेरिकल देखें तो उसमें कहता है कि एक इंजन 100 किलोग्राम पानी 25 सेकंड में 80 मीटर बुलंदी तक उठाता है। इस इंजन की पावर कितनी होगी? यहाँ पे आप लोग समझे ना, तो हमारे पास है जी एक इंजन है, वो पानी को ना के 80 मीटर की बुलंदी तक ना उठाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल कि पानी यहाँ पे था, तो इंजन ने काम किया और पानी को ऊपर की तरफ ना कि यहाँ पे उठा दी, यानी कि ज़मीन से पानी ना ऊपर ज़मीन की ना कि सतह पे लेके आया है। तो आप लोग देखें यहाँ पे ना कि एक चीज़ इन्वॉल्व होगी, वो है जी हाइट।
जब इस तरह की हमारे पास एनर्जी होगी तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये हमारे पास इस तरह से हुआ होता कि वो ना कि इस यहाँ से उठाकर पानी को ज़मीन पर चलता हुआ यहाँ पे लेके आता, तो ये हमारे पास होती काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास पोजीशन की वजह से, और ये हमारे पास होती है हाइट यानी कि बुलंदी की वजह से। तो ये आगे इस्तेमाल होना है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस बता दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने हमें दी हैं और क्या चीज़ हमने मालूम करनी। तो सबसे पहले वो कहता है कि एक इंजन 100 किलोग्राम पानी यानी कि पानी का जो मास है ना वो दे दिया। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, पानी का जो मास है वो हमारे पास है जी m इज़ इक्वल टू 100 किलोग्राम। ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना। उसके बाद वो कहता है कि 25 सेकंड यानी कि टाइम दे दिया हमें। हम लिखते हैं कि वक़्त जो है ना वो हमें t दे दिया है, वो है जी 25 सेकंड। उसके बाद उसने ना उसकी बुलंदी दी है, तो बुलंदी जो है उसे हम ना कि हाइट यानी कि h से ज़ाहिर करेंगे, तो वो हमारे पास है जी 80 मीटर। अब उसके बाद वो कहता है कि इंजन की जो पावर है ना वो आप लोगों ने मालूम करनी है, यानी कि पावर P जो है वो हमने मालूम करनी है। अब जो पावर होती है ना उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी P इज़ इक्वल टू W/T। तो ये जो W हुआ है ना ये हमारे पास ना के काम हुआ है, ये इसको ना हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाने के लिए, तो हम इसको कहेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में ना कि हमारे पास काम हुआ है। और जो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है वो होती है जी mgh के बराबर। तो हम लिख देते हैं कि P इज़ इक्वल टू mgh। ये मैंने फार्मूला आप लोगों को शुरू में बता दिया था, और T वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब आगे मज़ीद इनकी कीमतें पुट करते हैं जी। P बराबर आ जाए, M की कीमत दी है जी 100, उसके बाद G ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और इसकी कीमत हमारे पास 10 ही होती है, और H 80 है। तो ये सारी कीमतें हमने पुट कर दी, और बटे में हमारे पास है जी T देखेंगे तो वो 25 है। अब नेक्स्ट इन सब को ना हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी 100 को 10 से और 80 से, इन सब को हम ना मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेटर ले लेते हैं, हम ना मल्टीप्लाई करते हैं 100 ज़रब 10 ज़रब 80, तो हमारे पास आ जाएगा जी 80,000। ये हमने लिख देना है, और 25 पे से ना हमने तकसीम करना है। तो अब 80,000 को हम ना के तकसीम कर देते हैं 25 पे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3200 में से 3200। जो उसकी पावर है वो है जी 3200, और जो पावर होती है वो हमारे पास ना वाट में होती है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम चौथा न्यूमेरिकल देखें तो उसमें कहता है कि 20 किलोग्राम का एक जिस्म रेस्ट पोजीशन में है, 40 न्यूटन की फोर्स इस पर 5 सेकंड तक अमल करती है। वो जिस्म इस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक कोई ना कि उसके पास जिस्म है, यानी कि कोई चीज़ है, वो यहाँ पे ना कि रेस्ट की हालत में, जब ये रेस्ट की हालत में है तो इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो तो हमारे पास 0 है। उसके वो कहता है कि उस पर ना कि फोर्स लगाई जाती है, और वो 5 ही सेकंड में ना कि वो मूव करता हुआ ना फाज़े पर यहाँ पे ना पहुँच जाता है। तो आप लोगों ने बताना है कि वो 5 सेकंड में यहाँ जब वो पहुँचा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पे जब वो पहुँच जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर हमारे पास ना कि VF हो जाएगी। तो चलें हम ना कि लिखते हैं कि जो जो चीज़ें उसने हमें दी हैं, और एंड पर जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो भी हम मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 20 किलोग्राम, यानी कि जो उसका मास है वो हमें दिया हुआ है, मास है जी 20 किलोग्राम, वो हमने लिख लिया कि 20 किलोग्राम उसका मास है। उसके बाद वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो इसका मतलब उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ये उसने बता दी कि वो ना रेस्ट की हालत में है। तो जब कोई चीज़ रेस्ट की हालत में होती है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास 0 होती है, तो यानी कि उसकी इब्तदाई वेलोसिटी तो हमारे पास 0 आ गई। उसके बाद वो कहता है कि 40 न्यूटन फोर्स उस पर ना फोर्स लग रही है, तो ये हमने लिख देनी है, जो फोर्स F लग रही है वो है जी 40 न्यूटन। वो कहता है उस पर 5 सेकंड तक ना अमल करती है, यानी कि वक्त बता दिया उसने कि
टी 5 सेकंड तक ना उसके ऊपर ना अमल करती है। वो कहते हैं वो जिस्म इस वक्त में कितनी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो यहाँ से जब ना के स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पहुँच के ना, यहाँ पे पहुँच के उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल कर ली है। तो जो काइनेटिक एनर्जी फिर उसने हासिल कर ली ये हमने ना मालूम करनी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी काइनेटिक एनर्जी, यानी ई के ना कि हमने मालूम करनी है। अब अगर हम देखें ना ई के यानी काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास मास m तो मालूम है, v ये वी आई मालूम है, तो वी आई हमने इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि उसने यहाँ पे उसकी ना के काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, उसने यहाँ पे उसकी ना काइनेटिक एनर्जी पूछी है। इसका मतलब है ये जो v है वो हमारे पास वी एफ के बराबर है। तो अगर हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे मालूम करनी है तो हमें फिर वी एफ मालूम करना पड़ेगा। अब वी एफ जो है उसे मालूम करने के लिए हम हरकत की मसावातें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरकत की हमारे पास जो 3 मसावातें होती हैं उसमें ना कि अगर हम देखें जो पहली मसावात है वो हमारे पास है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। ये हमारे पास इसकी ना कि पहली मसावात है। तो अब इस मसावात को इस्तेमाल करते हुए हम ना कि इसकी ना मालूम कर सकते हैं फाइनल यानी कि आखिरी जो वेलोसिटी है। उसकी वजह यह है कि बाकी जो 2 मसावातें हैं ना इनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनमें हमारे पास ना कि फासला इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे उसने ना कि हमें फासले का कोई जिक्र नहीं किया, तो ये हम लगा सकते थे। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इशू ये है कि वी आई तो उसने दिया हुआ है तो ये तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं 0। उसके बाद टी भी उसने दिया लेकिन ए नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये इसको भी वी एफ भी मालूम करने से पहले हमें ए मालूम करना पड़ेगा। तो ए मालूम करने के लिए हम न्यूटन का जो दूसरा कानून है उसका फार्मूला लगा देते हैं। वो हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अब यहाँ पे देखें एफ भी दिया हुआ है एम भी दिया हुआ, तो यहाँ से हम ए आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम फिर ना कि इनकी कीमतें पुट कर लेते हैं। एफ़ की कीमत है जी 40, तो वो हमने लिख ली। उसके बाद एम की कीमत है 20 और ए हमने मालूम करना है। ये जो 20 है इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/20 बराबर है जी ए के। 40 को जब हम 20 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2, मतलब 20 2 40, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ना ए इसका आ गया है। अब इस ए को वी आई को और टी को इस्तेमाल करके हम ना कि वी एफ आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम ना कि फिर वी एफ मालूम करते हैं जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई जो है वो 0 है, तो हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद ए अभी हमने मालूम किया 2 और टी जो है ये हमारे पास उसने दिया हुआ है 5, ये हमने यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट इसे फिर हम ना कि मालूम करते हैं, तो वी एफ हमारे पास आ जाएगा जी, ये 0 तो 0 रहेगा, 5 2 10 आ गया जी मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी का यूनिट होता है। अब हमारे पास m भी है v भी है, इसकी कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो मालूम हो जाएगी। तो चलिए हम इधर ही कर लेते हैं जी। जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2, उसके बाद m जो है वो दिया है 20, तो वो हमने 20 पुट कर लिया। v जो है ये वी एफ हमने लेना था, यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मज़ीद हल करें, 2 1 2, तो 2 10 हमारे पास 20 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ 10 बच गए। उसके बाद ये 10 का स्क्वायर है, 10 को 10 से ज़रब दें तो 100 आता है, और 100 को जब हम 10 से ज़रब देते हैं यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकलती है वो 1000 है। और जो एनर्जी होती है उसका जो हमारे पास ना कि फार्मूला होता है वो है जी जॉल। तो इसको हम लिख देंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी बनी है वो 1000 जॉल है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 5वां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है 160 ग्राम की एक गेंद 20 मीटर की बुलंदी तक अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है। यानी कि बंदा इधर खड़ा था नीचे, उसने क्या किया कि 160 ग्राम की जो बाल है वो ऊपर की तरफ ना इस तरह से फेंक दी है। अब वो कहता है कि आगे वो कहता है कि इस बुलंदी पर गेंद ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल कर ली होगी। यानी कि 20 मीटर जो उसने ऊपर फेंकी है, तो वो कहता है कि यहाँ पे 20 मीटर पे उसने पहुँचने के बाद कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल कर ली होगी। तो सबसे पहले देखें उसने गेंद का मास दिया है
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी गेंद का मास, तो वो हमारे पास है जी m के बराबर और वो है जी 160 ग्राम। हम लिख लेते हैं जी 160 ग्राम। अब इसे मज़ीद, चूँकि ये ना कि ग्राम में है, जो हमारे पास मास होता है उसका यूनिट होता है जी किलोग्राम, इसको फिर हमें किलोग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा जी 160 और इसको फिर हम ना कि 1000 से तकसीम कर देंगे तो फिर ये हमारे पास ना किलोग्राम में आएगा। तो कैलकुलेटर लेते हैं, इसको तकसीम कर देते हैं जी। 160 तकसीम है जी 1000, तो ये हमारे पास आएगी 0.16। तो ये हमने लिख देना है जी। ये जो इसका मास आया है वो है जी 0.16 किलोग्राम, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद वो कहते हैं उसकी बुलंदी जो है वो 20 मीटर है, ये हमने लिख देना है बुलंदी, यानी कि उसकी जो हाइट है वो है जी 20 मीटर। उसके बाद वो कहता है कि इस बुलंदी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हमने ना मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी जो उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो हमने ना मालूम कर लेनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इसको हम ज़ाहिर करते हैं ई जो है पी से। तो ई पी का जो हमारे पास फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का वो है जी mgh के बराबर। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए m हमें दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और इसकी कीमत उसने देनी नहीं है, वो आप लोगों को पता ही होना चाहिए कि हमेशा 10 के बराबर ही होती है। तो ये आप लोगों ने पुट कर लेनी है। तो यहाँ पे हम कीमतें पुट करते हैं। m की कीमत 0.16 वो पुट कर लें, उसके बाद g की कीमत 10 होती है और साथ में h की कीमत 20 है। अब इन सब को ना हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.16 ज़रब 10 ज़रब 20, तो हमारा आंसर निकल आएगा जी 0.16 ज़रब 10 और ज़रब 20, तो हमारा आंसर निकल आया जी 32, यानी कि 32 जो है ना जॉल, ये इसकी ना कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम छठा न्यूमेरिकल देखें तो इसमें कहता है 140 ग्राम की एक गेंद 35 मीटर फी सेकंड की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है। ये गेंद कितनी बुलंदी तक ऊपर जाएगी? तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ये एक गेंद है जिसका जो वज़न है यानी कि जो उसका मास है वो है जी 180 ग्राम। 180 ग्राम की गेंद है, उसको ना कि ऊपर की तरफ ना इस तरीके से ना फेंका गया है, ये इस तरीके से। अब वो कहता है कि ये ऊपर की तरफ फेंकी गई, ये गेंद कितनी बुलंदी तक जाएगी, यानी कि एच यहाँ पे जो है ना ये हमने ना कि मालूम करना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना फासला तय करती है, उसकी हाइट हमारे पास कितनी बनती है वो हमने मालूम करती है। यहाँ पे ना उसने बताया कि उसको जब हमने फेंका था ना उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी थी ना वो 35 थी, यानी कि यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो 35 थी, लेकिन यहाँ पे ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ तक ना कि बाल ज़ाहिर सी बात है कि जब हम ऊपर फेंकेंगे तो किसी न किसी पॉइंट से तो उसने इस तरह से नीचे आना शुरू करना है ना। तो इस पॉइंट पर जब वो पहुँचेगी तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो आखिरी वेलोसिटी होगी, और चूँकि यहाँ पे उसने एक लम्हे के लिए रुक के फिर ही नीचे की तरफ ना अपना सफ़र इस तरीके से जारी रखना है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि यहाँ से इब्तदाई वेलोसिटी 35 थी और जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ से उसने नीचे की तरफ ना कि वापस मुड़ना है, तो वहाँ पे उसकी आखिरी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं और इस एच को यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने फासला तय किया है उसको हम ना मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें उसने दिया है जी उसका मास, तो मास है जी 140 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि गेंद का मास, तो गेंद है उसका मास कितना है वो हम लिख देते हैं। तो गेंद का मास है जी 140 ग्राम। चूँकि हम ग्राम में तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको फिर ना कि किलोग्राम में तब्दील करते हैं। ऐसा ही यूनिट इसका किलोग्राम है, तो 140 को हमने तकसीम कर देना है जी 1000 पे, तो ये किलोग्राम बन जाएगा। तो अब कैलकुलेटर लेते हैं और इसे 1000 पे तकसीम कर देते हैं। 140 यहाँ पे लिखेंगे तकसीम 1000 है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.14। ये हम लिख लेते हैं कि इसका जो मास है वो निकला जी 0.14
किलोग्राम। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी उसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी, इसे हम लिखते हैं जी इब्तदाई जो वेलोसिटी है वो है जी VI। ये उसने बता दिया 35 मीटर फी सेकंड है, तो ये हमने लिख देना 35 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख दिया। और आखिरी वेलोसिटी का मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जब वो पहुँचेगी तो वो ना कि ज़ीरो हो जाएगी, तो आखिरी वेलोसिटी भी हम ना साथ ही लिख लेते हैं। तो आखिरी वेलोसिटी यानी कि VF जो है वो हमारे पास ना कि 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब वो कहता है कि गेंद की आप लोगों ने कि बुलंदी मालूम करनी है, तो गेंद की बुलंदी यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी गेंद की बुलंदी यानी कि H जो है वो हमने ना मालूम करना है। तो इसको ना कि हल करने के लिए हम ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी वाला, ना पोटेंशियल एनर्जी वाला, ना कोई पावर वाला इस तरह का कोई भी फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने आखिरी वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी और उसकी हाइट वगैरह का जिक्र किया है। तो इसके लिए ना कि हम हरकत की जो मसावातें हैं ना वहाँ से ढूंढते हैं हम कौन सी मसावात लगा कर और ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करके हम ना कि उसकी जो हाइट है या बुलंदी है वो मालूम कर सकते हैं। उसके लिए ना कि मेरे पास ये तीनों हरकत की मसावातें हैं, चूँकि इसमें ना हाइट इन्वॉल्व है और हाइट जब इन्वॉल्व होती है और साथ में ना कि ग्रेविटी भी इन्वॉल्व होती है तो हमारे पास ना हरकत की मसावातें ये बन जाती हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसकी पहली जो मसावात है वो है जी VF = VI जमा GT। तो इससे तो हम ना कि H तो मालूम नहीं कर सकते, H का यानी जिक्र ही नहीं है। दूसरी में H का जिक्र है लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना कि T उसने दिया ही नहीं है, तो जब T नहीं दिया तो इससे हम ना के हाइट नहीं मालूम कर सकते। इसमें अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास H का जिक्र है, VF दिया हुआ है, VI भी दिया हुआ है, यानी कि इसको इस्तेमाल करके और G वो तो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, वो दे या ना दे उसका तो हमें पता ही होता है। यानी ये वाली अगर हम मसावात इस्तेमाल करते हैं तो ये बाकी सारी कीमतें जब पुट करेंगे तो H हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक और चीज़ आप लोग देखें कि जो हमारे पास ना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसे हम ना कि G कहते हैं, उसकी जो कीमत है ना अब प्लस नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी कीमत प्लस उस वक्त होती है जब कोई चीज़ ज़मीन की तरफ फेंकी जाती है। यानी कि ज़मीन किसी चीज़ को जब अपनी तरफ खींचती है, यानी कि जब ये नीचे आएगी ना तो इसकी कीमत हमारे पास प्लस में हो सकती है। लेकिन चूँकि ऊपर की तरफ जब वो जाएगी तो वो तो ज़मीन की ग्रेविटी के अपोजिट यानी मुखालिफ सिमत में जाएगी, तो इसको फिर हम लेंगे -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको हमने अब माइनस लेना है, चूँकि हमारी गेंद जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। अगर नीचे की तरफ आ रही होती तो फिर हम ना किसको प्लस ले सकते थे। तो चलें अब ना कि हम वो हरकत की दूसरी मसावात लगाते हैं। 2GH बराबर है जी VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। अब यहाँ पे कीमतें पुट करते हैं। 2 तो हमारे पास वैसे ही है, G जो है वो -10 के बराबर है और H हमने मालूम करना है। VF हमारे पास 0 है तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में VI जो है वो 35 है तो ये 35 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 10 को मैंने 2 से ज़रब देनी है तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 2 20, H बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -35 का स्क्वायर। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 35 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं 35 से ही, तो आंसर आ गया जी 1225। तो हमने यहाँ पे लिख लेना है जी -1225। अब चूँकि आगे मज़ीद इसे लिख लेते हैं -20H बराबर ये 0 अब ख़त्म हो जाएगा -1225। अब ये जो माइनस है ना इस माइनस के साथ ना ख़त्म हो गई, तो हमारे पास ये बच गया 20। हमने H मालूम करना है तो 20 इधर जाके ना तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी H बराबर है 1225/20। अब इन दोनों को ना हम तकसीम कर लेते हैं, 1225 तकसीम 20। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1225 तकसीम है जी 20 के, तो हमारा आंसर आ जाए 61.25। ये हमने लिख लेना है। H बराबर है जी 61.25 और जो हाइट होती है उसका जो SI यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो इसको हमने मीटर में ज़ाहिर कर देना है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 7वां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, झूले पर इसकी कम से कम बुलंदी ग्राउंड से 1.2 मीटर
और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी 2 मीटर रहती है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी होगी और किस मकाम पर होगी? इस सवाल को समझने के लिए ना मैं यहाँ पर आप लोगों को ना समझाता हूँ। वो कहता है कि जो लड़की है ना, तो हम कहते हैं कि वो यहाँ पे ना ये एक ना झूला है, इस झूले में ना कि वो झूल रही है। तो झूला ज़ाहिर बात है किसी स्पोर्ट से बंधा ही होगा, इस झूले पर ना कि वो झूल रही है। इसका जो ज़मीन है ना, ये फॉर एग्जाम्पल ज़मीन है, तो ज़मीन से जो उसका ना कि फासला है झूले का, वो है जी 1.2 मीटर। हम कह देते हैं कि ये जो उसका फासला वो 1.2 मीटर है। अब ज़ाहिर सी बात है कि झूले ने इधर ऊपर की तरफ भी जाना है, इस साइड पे भी जब उसने झूलना है, और ये इस तरह भी, मतलब पेंडुलम की शक्ल में ना इस तरफ भी ये जाएगा इस तरीके से। वो कहता है कि यहाँ पे ना कोई ज़्यादा से ज़्यादा ना कि 2 मीटर की बुलंदी तक जाता है ज़मीन से। मसलन कि ये ज़मीन से टोटल जो झूला था वो तो 1.2 था। अब वो कहता है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जब ना ऊपर जाएगा, उसकी जो बुलंदी ज़मीन से है ना वो सिर्फ 2 मीटर होगी, चाहे वो इस साइड पे हो चाहे वो इस साइड पे हो। तो वो कहता है कि वो 2 मीटर है। तो हम ना कि इसे कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसकी जो बुलंदी है वो h1 है, और ये जो बुलंदी है चाहे इसको h2 ले लो चाहे इसको ले लो, वो हमारे पास ना एक ही बात है कि वो हमारे पास ना कि h2 है। तो यहाँ पे चलें हम ना कि इतना को तो लिखे ना कि हमारे पास जो कम से कम बुलंदी है वो हमारे पास h1 है। तो यहाँ हम ना लिख लेते हैं कि कम से कम बुलंदी, हम यहाँ पे लिख देते हैं कम से कम बुलंदी वो है जी h1, और h1 हमारे पास 1.2 मीटर, ये हमने लिख लेनी। उसके बाद दूसरे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, ये हमने यहाँ पे लिख लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी। तो वो अगर हम देखें तो वो h2 है, तो h2 जो है वो 2 मीटर है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि वो कहना क्या चाहता है। वो कहता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी होगी और किस मकाम पर होगी। अब यहाँ पे आप लोग समझें, झूले ने जब ये झूलना है ना इस तरीके से, तो अब अगर इस पॉइंट पे यानी कि ज़्यादा बुलंदी वाले पॉइंट पे वो जाएगा, तो यहाँ पे वो ना कि कुछ देर के लिए रुकेगा, और रुकने के बाद वो वापस ना कि इधर को आएगा, फिर इस ज़्यादा पॉइंट मसलन के बुलंदी वाले पॉइंट पे जाएगा, और यहाँ पे उसे ना एक लम्हे के लिए रुक के फिर वापस आना पड़ेगा। यानी कि जो ज़्यादा बुलंदी वाला उसका पॉइंट है ना, तो जो चाहे वो ये वाला पॉइंट लें हम, चाहे हम ये वाला पॉइंट लें, दोनों पर उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे फिर ना कि इतना तो लिख सकते हैं कि ज़्यादा बुलंदी पर वेलोसिटी, तो वो हमारे पास है जी v2। चूँकि हमने इसको h2 लिया था तो वो v2 लेंगे, तो वो हमारे पास कि 0 होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो इसका मतलब इसको फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये तो और काफ़ी ऊपर की तरफ जाएगा। इवन के जो झूला है कि वो उल्ट भी सकता है फिर, तो यहाँ पे जितनी देर तक वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो वो वापस नहीं मुड़ सकता। अब आते हैं जी उसकी जो वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा किस पॉइंट पर होगी, तो वो इस पॉइंट पर ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यानी कि कम बुलंदी वाला जो पॉइंट है वहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हो जाएगी तो यहाँ से फिर इसने ना कि रुक जाना है, फिर ना इधर जाना है ना इधर जाना है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे ये इधर से आएगा, इधर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी, फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी, फिर इधर आएगा ज़्यादा वेलोसिटी होगी, इधर जाएगा तो हमारे पास फिर ना कि 0 वेलोसिटी हो जाएगी। इस तरह से ना ये झूलता रहेगा। तो हम लिख सकते हैं कि कम बुलंदी पर वेलोसिटी, तो वो हमारे पास निकल आएगी v1। ये हमने ना कि मालूम करनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमने रखते हैं काइनेटिक जो एनर्जी थी वो किसी भी जिस्म की थी कि 1/2 जो mv² था वो उस वक्त होती थी जब ना कि कोई चीज़ ज़मीन पर ना कैसे ना फासला तय करती, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करती है, तो वो हमारे पास ना काइनेटिक एनर्जी में आ जाता था। लेकिन जब कोई चीज़ हाइट की वजह से यानी कि ऊपर से नीचे जाती है तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ना कि दोनों एनर्जीज़ आ गई। इसमें देखें तो यहाँ पे ये ना कि इस तरह से फासला भी तय कर रही हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ फासला भी तय कर रही हैं यानी ज़मीनी फासला, और ये हाइट भी ये देखें
1.2 मीटर था, ये 2 मीटर, यानी कि हाइट भी ना कि वो कवर कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। जब इस तरह का हमारे पास सवाल आएगा तो इसको हमने एनर्जी कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक देखना है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है E1 जो है, हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर जो E1 एनर्जी और E2 है वो हमारे पास बराबर होती हैं। अब E1 से मुराद ये है कि काइनेटिक और मसलन कि H1 जो पॉइंट है इस पर काइनेटिक और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको जमा करें, और H2 जो पॉइंट है उस पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों को जमा करें तो वो बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कहता है, इस पॉइंट पे वो कहता है अगर आप लोग कोई भी दोनों एनर्जीज लेंगे ना, काइनेटिक और पोटेंशियल, उन दोनों को जमा करेंगे और इस पॉइंट पे भी आप लोग दोनों को जमा करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर उसकी ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि हाइट ख़त्म होगी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उन दोनों को हम जमा कर देंगे। तो यहाँ पर जब वो पहुँचेगी तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो ज़ीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो हाइट है। तो चलें हम ना कि इनको फिर लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं जी, ये जो है पहले हम ना पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं mgh1 प्लस 1/2 mv1 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा जी mgh2 प्लस 1/2 mv2 का स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखें ना, m जो है वो हमारे पास कॉमन है, इधर भी है और इधर भी है, तो हमने कॉमन ले लेना। m को हमने कॉमन लिया तो ये आ गया gh1 प्लस mv1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास m कॉमन है तो हम लिख देंगे जी gh2 प्लस mv2 का स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब ये जो m है इधर से और इधर से m हमारे पास ना ख़त्म हो गया, तो हमारे पास ये फिर बच जाएगा gh1 प्लस mv1 का स्क्वायर बराबर है gh2 प्लस mv2 का स्क्वायर। ये हमने ना इस तरह से लिख देना। अब इनकी ना हम कीमतें पुट कर लेते हैं। g की कीमत वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है तो उसकी कीमत तो हमारे पास 10 है, h1 की कीमत 1.2 है वो हमने लिख ली, प्लस m की कीमत तो m बल्कि ये v1 m हमने ना कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास m तो जब कॉमन चला गया तो यहाँ से फिर m तो नहीं ना रहेगा, दोनों साइडों से हमने ना कॉमन ले लिया था। यानी कि इसमें से हमने ना कि जब m को कॉमन लिया था, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो gh2 आ गया और 1/2 v1 मसलन के यहाँ पे देखते हैं, ये दोबारा से m जब मैंने कॉमन लिया तो gh1 आ गया, उसके बाद 1/2 v1 का स्क्वायर होगा। m तो हमारे पास कॉमन चला गया 1/2 v1 का स्क्वायर, इसमें भी देखें gh2 बच गया और 1/2 v2 का स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो ये इसी तरीके से आप फिर लिख लें, ये थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई थी। अब देखें भी 1/2 हमने लिख देना है, उसके बाद v1 का स्क्वायर, तो v1 हमने मालूम करनी है यानी इसका स्क्वायर उसी तरीके से gh2, g हमारे पास 10 है, h2 वो हमारे पास 2 है, आगे 1/2 v2 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, ये हमने इस तरीके से लिख देना है। अब आगे इसको मज़ीद हम हल करते हैं तो हमारे पास आएगी 10 को 1.2 से हम ना ज़रब दे देते हैं। तो हम ना कैलकुलेटर लेते हैं, 10 को 1.2 से ज़रब देते हैं, 10 ज़रब 1.2, ये हमारे पास आ जाएगा जी 12। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जी 12, उसके बाद प्लस ये 1/2 v1 का स्क्वायर तो हमारे पास वैसे ही आ गया, आगे 10 2 20, इसको जब हम ना 0 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब ये 12 इधर जमा हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा जी 1/2 v1 का स्क्वायर बराबर है जी 20 माइनस 12, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। अब ना इससे हम ना इधर ले आते हैं, इधर जगह थोड़ी है, हम इधर इससे लिख लेते हैं जी 1/2 v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा जी 20 में से ना कि अब हमने 12 को निकालना है तो हमारे पास बच गया जी 8। अब ये जो 2 है इधर तकसीम हो रहा है तो उधर जाके ज़रब हो जाएगा, तो v1 का जो स्क्वायर है वो जो 8 ज़रब 2 यानी कि v1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 2 16। हमें सिर्फ v1 चाहिए
तो हम क्या कहते हैं, दोनों साइडों का ना जज़र ले लेते हैं। तो ये जो जज़र है इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा V1 बराबर है जी 16 का जब हम जज़र लेते हैं तो वो 4 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब दूसरा नंबर है कि उसने आगे पूछा था कि किस मुकाम पर ना कि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि कम तरीन बुलंदी वाले मुकाम पर ना, कम तरीन बुलंदी वाले मकाम पर उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा। ये भी आप लोगों ने एक छोटा सा फिक्रा लिख देना है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 8वां न्यूमेरिकल देखें, वो कहता है कि एक शख्स एक घास काटने वाली मशीन पर 50 न्यूटन की फोर्स 45 डिग्री के ज़ाविये पर लगा रहा है। 20 मीटर फासले पर इसे हरकत देने के लिए कितना वर्क किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि उसने हमें दिया क्या क्या। वो कहता है कि हमारे पास है जी न्यूटन फोर्स, यानी कि फोर्स दे दी हमें। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फोर्स जो है वो F के बराबर है और 50 न्यूटन ये हमें उसने दे दी है। उसके बाद ज़ाविया दे दिया है, तो ज़ाविया है जी यानी थीटा, वो है 45 डिग्री। उसके बाद आगे देखेंगे तो ये फासला है और फासले को हम ना कि ज़ाहिर करते हैं जी S से, तो वो हमें दिया है जी 20 मीटर, ये हमारे पास आ गया। और हमने वर्क मालूम करना है, वर्क यानी कि W को हमने मालूम करना है। जो वर्क का फार्मूला होता है ना थीटा की फॉर्म में, वो होता है FS कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमने ना कि इस तरह से इसे लिख देना है। अब यहाँ पे हमने इनकी कीमतें पुट कर देती। F की कीमत है जी 50, वो हमने लिख दी। S की कीमत है जी 20, वो लिख दी। उसके बाद कॉज जो है वो है जी 45 डिग्री, ये हमने ना लिख दिया। अब आगे इसे मज़ीद हल करते हैं। 50 को 20 से हम ना ज़रब दे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 50 ज़रब 20, 50 ज़रब 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 1000। तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है जी 1000। अब कॉज 45 की कीमत भी हम यहाँ से कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें ना कि कैलकुलेटर पर कॉज ये वाला जो है इसे दबाना पड़ेगा। उसके बाद 45 लिख देंगे, इक्वल दबाएंगे तो हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा 0.7। आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोगों ने 0.707 लिख लिया, 0.707। तो आगे इन दोनों को जब हम ज़रब देंगे तो इसका ना तो वर्क की कीमत आ जाएगी। तो हम ना 1000 ज़रब 0.707 करते हैं, तो हमें आंसर आ जाता है जी 707, यानी कि 707 जो है जॉल ये वर्क करेगा। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 9वां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि वर्क की मकदार मालूम करें। अगर यहाँ पर ना उसने कि 2 मुख्तलिफ केस हमें बताए हैं। वो कहता है कि इन दोनों केसेस में आप लोगों ने वर्क की मकदार मालूम करनी है। पहला वो कहता है कि 5 किलोग्राम का एक बॉक्स हमवार स्लोप पर 10 मीटर तक ऊपर की तरफ धकेला जाता है और स्लोप का ज़ाविया ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का हो, एक चीज़। दूसरे नंबर पर बॉक्स को अमूदन स्लोप की बुलंदी तक ऊपर उठाने के लिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना कि तस्वीर में उसने ना कि ये वाला फासला तो हमें बताया था, लेकिन ये हाइट नहीं बताई थी। ये हाइट असल में ना यहाँ से हमें पता चलेगा। वो कहते हैं बॉक्स को अमूदन स्लोप की बुलंदी तक ऊपर उठाने के लिए, यानी कि जितनी बुलंदी स्लोप की थी उतनी वो कहता है ना कि अब हाइट है। अब जब आप लोगों ने इस तरह का आप लोगों ने कोई न्यूमेरिकल हल करना है, उसमें वर्क मालूम करना है। पीछे जो हमने न्यूमेरिकल हल किए उसमें जो हमने वर्क मालूम किया था उसमें हमने ना कि जो हमने फैक्टर लिया था वो कॉज ऑफ थीटा था। लेकिन इस तरह से जब हम ना करेंगे जहाँ पे ना कि इस तरह से ना कि बुलंदी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो वहाँ पे हमने mg साइन ऑफ थीटा लेना है, यानी f की जगह हम ना कि mg साइन ऑफ थीटा लेंगे और साथ में s को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वर्क मालूम हो जाएगा। दोनों केसेस में देखिए ना कि चूँकि इसमें भी वो बुलंदी के ऊपर जा रहा है और इसमें भी बुलंदी के ऊपर जा रहा है, तो दोनों केसेस में आप लोगों ने जो उसका फैक्टर अब लेना है
वो mg साइन ऑफ थीटा है। तो चलिए हम लिखते हैं कि क्या चीज़ें हमें मालूम है और हमने मालूम क्या करनी है। तो इस लाइन को ना कि हम W1 के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि जो पहले सवाल का हम वर्क निकालेंगे उसको हम W1 क्या देते हैं, और इस लाइन को हम ना कि W2 के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि जो दूसरे हिस्से का वर्क निकालना है उसके लिए। तो पहले हिस्से में कहता है कि जो उसका मास है ना वो 5 किलोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स का जो मास है, चलें ये सीन डालना, तो बॉक्स का मास जो है तो वो हमारे पास है जी m है जी 5 किलोग्राम। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख देता है बॉक्स का मास, इसे ना मैं चले काट के लिख लेता हूँ। बॉक्स का मास जो है वो हमारे पास ना कि 5 किलोग्राम है। और नेक्स्ट आगे वो कहता है कि उसकी मसलन कि 10 मीटर तक जो फासला फिर है, जो स्लोप के ऊपर ना वो फासला तय कर रहा है, तो वो अगर हम देखें तो वो कहता है कि वो है सिर्फ 10 मीटर, और जो उसका जाविया वो बना रहा है वो है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जो जाविया उसने थीटा बनाया है वो है जी 30 डिग्री। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इनको हम इस्तेमाल करते हैं, W1 निकालते हैं। फिर नेक्स्ट हम ना के इधर देखेंगे, इधर मास तो बॉक्स का वही रहेगा क्योंकि यही बॉक्स हमने ऊपर उठाना है। उसके जो बुलंदी है, अब हम फासला नहीं कहेंगे, अब हम ना कि बुलंदी कहेंगे, यानी h वो भी 10 मीटर ही है, क्योंकि उसने कहा कि स्लोप की लंबाई के बराबर ही उसकी ना बुलंदी है। यहाँ तक आप लोगों ने उसे उठाना है। तो इस केस में भी जो हमारे पास जाविया रहेगा ना उसका जो फैक्टर है वो हम ना के थीटा 30 ही इस्तेमाल करेंगे, 30 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको भी हमने फिर मालूम कर लेते हैं। तो W1 के लिए अगर हम देखें तो W1 जो हमारे पास फिर आ जाएगा वो आ जाएगा जी mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा ज़रब s। यहाँ पे अब हम ना की कीमतें लिख देते हैं। तो m की कीमत अगर लिखें वो 5 है, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 10 है, साइन थीटा जो है वो हमारे पास 30 है, तो ये हमने 30 लिख देना है, और उसके बाद s जो है वो हमें दिया हुआ है 10। अब इन सब की ना कि हम ना कीमतें लिखते हैं। 10 को 5 से ज़रब दें तो 50, 50 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 500। तो हमने यहाँ पे ना कि 500 लिख देना है। अच्छा, उसके बाद साइन 30 की हम ना कीमत निकालते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। साइन 30 यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन को दबाना है और 30 लिख देना है। तो साइन 30 की कीमत निकली 0.5, तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी 0.5। अब 500 को हमने 0.5 पे 5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देना, 500 ज़रब 0.5। तो आंसर आ गया हमारे पास 250, यानी कि जो W1 हमारे पास निकला वो है जी 250, और जो वर्क होता है उसे हम ना कि जॉल से ज़ाहिर करते हैं। तो ये 250 जॉल हमारे पास आ गया। अब दूसरे नंबर पर W2 है, तो W2 का जो हमारे पास फिर ना फार्मूला होगा वो है जी mg हमारे पास है जी साइन ऑफ थीटा उसी तरीके से, और अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से, क्योंकि उसमें अब हाइट आ गई, इसमें फासला तो इसमें हाइट आ गई। m की कीमत वही हमारे पास है जी 5, g की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, साइन ऑफ थीटा यानी कि साइन 30 है, और h जो है वो हमारे पास ना कि 10 ही है। अब मज़ीद इसे हल करें, 5, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 500 आ जाएगा, और साइन 30 की कीमत अभी हमने निकाली थी वो 0.5 ही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो W2 भी निकल रहा है ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो वो भी हमारे पास ना कि 250 निकला था, तो ये भी 250 निकले, और ये भी जॉल में, यानी कि दोनों केसेस में ना कि एक जैसा ही वर्क करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 10वां न्यूमेरिकल देखें तो इसमें वो कहता है कि 10 किलोग्राम का एक बॉक्स एक रैंप या स्लोप पर 80 न्यूटन की फोर्स लगाकर 15 मीटर तक धकेला जाता है। अगर बॉक्स इस दौरान 5 मीटर की बुलंदी हासिल करे तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी। तो इसको ना कि यहाँ पे हम ना कि समझते हैं। हमारे पास जो घरों में स्लोप या फिर रैंप वगैरह बने होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से ना कि बने होते हैं, इस तरीके से। तो इसमें देखें ना कि ये ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर ना कि इस तरह से बने होते हैं, ये कुछ इस तरह से ना हमें दिखाई देते हैं। वो कहता है आप लोगों के पास ना कि एक ना कि बॉक्स था।
अब बॉक्स क्या ना उसने बता दिया कि वो 10 किलोग्राम का बॉक्स था, उसको आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से धकेलते हुए आगे ना यहाँ इस हाइट पे ना कि आप लोग ले गए हैं। तो इस दौरान उसने 15 मीटर का ना कि फासला तय किया, यानी इस तरह ढलवान चढ़ते हुए उसने ना 15 मीटर का फासला तय किया। लेकिन यहाँ पे पहुँच के ना उन्होंने जब देखा ना कि ज़मीन से उसका ना कि बुलंदी कितनी है, तो वो सिर्फ ना कि 5 मीटर की निकली। तो ये इधर हमने लिख देनी है 5 मीटर की बुलंदी। अब वो कहते हैं कि आप लोग इस सिस्टम की एफिशिएंसी मालूम करें। असल में ना कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा सिस्टम ईजाद नहीं हुआ जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी कि जितनी एनर्जी हम उसे दें उतनी एनर्जी का आगे वो ना कि हमें काम करके दे। तो उसकी वजह ये होती है कि कोई भी हम ना कि कोई भी फाज मशीन है उसको चलाते हैं तो उसमें ना कि कुछ एनर्जी जो है ना वो हरारत की शक्ल में ना कि ज़ाया हो जाती है, फ्रिक्शन की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। तो अब जाहिर बात है कि जो एनर्जी हरारत की शक्ल में या फिर फ्रिक्शन की शक्ल में ज़ाया होगी है तो वो तो फिर काम के हमारे किसी काम की तो नहीं आएगी ना। तो उसके अलावा जो फिर एनर्जी बचेगी वही हमारे ना काम आएगी। तो चले हम ना कि इसको ना हल करते हैं कि इसकी ना सिस्टम की एफिशिएंसी हमने ना निकालनी है। तो इसमें देखें कि हमें उसने दिया क्या क्या। तो हमें ना कि सबसे पहले ना कि बॉक्स का मास दिया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी बॉक्स का मास। तो जो मास होता है उसको हम m से ज़ाहिर करते हैं, तो वो है जी 10 किलोग्राम। ये उसने हमें दिया है बॉक्स का मास। उसके बाद उसने ना कि फोर्स दी है, तो फोर्स अगर आप लोग देखें तो वो है जी 80 न्यूटन की। F = 80 न्यूटन, ये आप लोगों ने लिख देना है। उसके बाद देखेंगे तो उसने फासला रैंप के ऊपर चढ़ने के लिए ना जो फासला था ये हमें दिया है फासला, जिसे हम ना कि S से ज़ाहिर करते हैं, वो है जी 15 मीटर का। उसके बाद उसने ना कि बुलंदी दी है, तो बुलंदी आप लोग देखें तो वो है जी 5 मीटर की। ये भी आप लोग लिख लेनी, H बराबर है जी 5 मीटर। तो आप लोगों ने असल में अब मालूम क्या करना है, वो एफिशिएंसी मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एफिशिएंसी जो है वो हमने ना कि मालूम करनी है। इस सिस्टम की एफिशिएंसी को हमने ना मालूम करना है। तो चलें इसको असल में ये जो एफिशिएंसी भी है ना इसकी हमने कि फ़ीसद मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें कि ये फ़ीसद एफिशिएंसी ना हमने मालूम करनी है। तो अब इसका ना कि फार्मूला पहले हम लिखें, फिर ना कि हम ना कि मज़ीद इसे ना कि समझते हैं। जो फ़ीसद एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास होता है ना वो है जी, तो वो हमारे पास है जी कारआमद आउटपुट एनर्जी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो इसी चैप्टर के स्टार्ट में, कारआमद आउटपुट एनर्जी बटे में है जी जो कुल इनपुट एनर्जी थी, कुल इनपुट एनर्जी, उसको हमने ज़रब दे देना है जी 100 से, क्योंकि फ़ीसद हम निकाल रहे हैं तो 100 से उसे हमें ज़रब भी देना पड़ेगा। अब जो कारआमद आउटपुट एनर्जी है या फिर कुल इनपुट एनर्जी है, इनको ना कि हम समझते हैं। तो आउटपुट एनर्जी यानी कि उसने जो काम किया था वो क्या था। अगर यहाँ से हम समझे ना उसने असल में जो काम किया है ना कि ये समझ लें कि ज़मीन पर ना कि ये पड़ा था यहाँ पे, इसको ना कि 5 मीटर उठा के ना यहाँ तक ले आया था। अब जब किसी भी ब्लॉक को या बॉक्स को ज़मीन से उठाकर इस हाइट तक लाएंगे तो वो हमारे पास ना कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, या जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ना कि उसका काम सिर्फ ना कितना को हुआ था। तो हम ना कि इसे फिर लिख देते हैं कि ये हमारे पास ना कि mgh के बराबर है। तो कारआमद जो हमारे पास आउटपुट एनर्जी है वो तो हमारे पास फिर mgh के बराबर हो जाएगी। तो इसे हम लिख देते हैं जी, ये है जी mgh के। अब नेक्स्ट है जी कि उसकी जो इनपुट एनर्जी थी वो कितनी थी। इनपुट एनर्जी ये थी कि 80 जो था ना न्यूटन की फोर्स लगाई थी और 15 मीटर तक हमने ना लगाई थी, यानी कि F और S या उसने जो फासला तय किया था ये इतनी हमने इसकी ना इनपुट एनर्जी दी थी और मल्टीप्लाई हमने 100 से कर दिया। अब ये इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। m की कीमत हमारे पास 10 है, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो वो भी 10, h अगर हम देखें वो 5 है, बटे में अगर हम देखें f वो 80 है, s अगर देखें तो वो 15 है। और इन सब को ना 100 से हमने मल्टीप्लाई भी करना है। अब इन सब को ना कि हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना ऊपर हैं तो इनको आप लोगों ने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 10 ज़रब फिर
10, उसके बाद ज़रब 5 ज़रब 1 100। इन सब को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ गया जी 50,000। अब नीचे 80 को हमने 15 से ज़रब दे देना, 80 ज़रब 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1200। अब इन दोनों को हम ना तकसीम करते हैं तो हमारे आंसर निकल आएगा, तकसीम हम कर देते हैं जी 1200 से, तो हमारे आंसर निकल आया 41 शारिया, आगे ना वो चलता जा रहा है, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 41.7% में ना इसका जवाब फिर आ गया है। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 11वां न्यूमेरिकल देखें तो उसमें वो कहता है कि 600 न्यूटन की एक फोर्स एक बॉक्स पर अमल करते हुए इसे 15 सेकंड में 5 मीटर तक धकेलती है, आपने उसकी पावर मालूम करनी है। तो हम देखें कि हमें उसने दिया क्या, तो हमें सबसे पहले उसने कि फोर्स दी, तो फोर्स अगर हम देखें तो वो है जी 600 न्यूटन के बराबर, तो ये हमने लिख दी जी 600 न्यूटन उसने फोर्स दी है। उसके बाद उसने ना टाइम दिया उसका, तो हम लिख लेते हैं जी वक़्त, यानी कि टी उसने दिया है 15 सेकंड। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने फासला दिया कि इतने फासले तक उसने धकेलती है, तो हम फासला लिख लेते हैं जी, फासला हमारे पास है जी एस, ये है 5 मीटर, और हमने मालूम क्या करना है, वो है जी पावर, यानी कि पी हमने मालूम करनी है। पावर का अगर हम फार्मूला देखें ना तो वो हमारे पास है P = W/T। W से मुराद है जो उसने वर्क किया है, तो वर्क जो है उसको अगर मज़ीद हम देखें तो वो हमारे पास होता है Fs के, क्योंकि F और S हमारे पास दोनों हैं, तो Fs से यहाँ पे हम वर्क का फार्मूला लिख देते हैं और नीचे हमारे पास T वैसे ही आ जाएगा। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं। F की कीमत हमारे पास 600 है, वो हमने पुट कर ली, S की कीमत 5 है, वो पुट कर ली, और T हमें उसने 15 दिया, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो जवाब आएगा उसको 15 पे तकसीम कर देंगे, तो हम 600 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 5 से, 600 ज़रब 5, जवाब आ गया जी हमारे पास 3000। तो ये जो 3000 आया इसको अब हमने 15 पे तकसीम कर देना है, तो 3000 तकसीम हमारे पास है जी 15, तो आंसर आ गया जी 200। ये जो 200 आया जी इसकी पावर थी, और जो पावर होती है उसका जो हमारे पास यूनिट होता है ना वो वाट होता है, तो वो हमने ना इसी तरीके से इसको लिख देना है, यानी कि उसको W से हम ज़ाहिर करते हैं। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 12वां न्यूमेरिकल देखें तो उसमें वो कहता है कि 40 किलोग्राम का एक लड़का 10 मीटर बुलंद सीढ़ी पर 8 सेकंड में चढ़ जाता है, उसने कितनी ताकत लगाई। तो ताकत मीन्स कि उसने पावर कितनी लगाई, ताकत या फिर ना कि पावर, वो हमारे पास एक ही चीज़ है, तो यानी कि इसके में भी हमने ना कि पावर मालूम करनी है। तो हम लिखते हैं जी 40 किलोग्राम का लड़का, तो इसका यानी कि हमें मास दिए हैं, तो मास बराबर होता है जी m के, तो वो है जी 40 किलोग्राम, वो हमने लिख दिया। उसके बाद फिर उसने क्या दिया है कि 10 मीटर की बुलंदी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बुलंदी यानी कि हाइट जो है वो दी है, वो है जी 10 मीटर की। उसके बाद उसने ना टाइम दिया है यानी वक़्त, तो वो लिख देते हैं वक़्त T बराबर है जी 8 सेकंड के। अब पावर हमने मालूम करनी है, तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी कि यानी कि हमने पावर जो है P वो मालूम करनी है। अब पावर का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी W/T के। अब इस केस में अगर हम देखें ना, जो W हुआ यानी कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तो जब वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो फिर ना कि उसने यानी कि इधर से वो ना कि इस तरह से ना कि सीढ़ियाँ चढ़ेगा, ऐसे ये सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो सीढ़ियाँ जब चढ़ेगा तो उसने फिर ना कि पोटेंशियल एनर्जी की ना बराबर काम किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर काम किया है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फिर फार्मूला होता है mgh, हम लिख देंगे mgh/T। तो अब इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। m की कीमत 40 है, g की कीमत वही ग्रेविटेशनल वाली 10 है, और h भी 10 है, और बटे में t है तो वो 8 है। अब इन सब को ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 40 ज़रब 10 ज़रब 10, तो इनको ना हम ज़रब दे 40 ज़रब 10 ज़रब 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 4000। तो ये हमने लिख लेना है P = ये हमने लिख देना है जी 4000 बटे में है जी 8। अब इन दोनों को हम ना तकसीम कर देते हैं, तो आप लोग अगेन कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे। 4000 तकसीम है जी 8 पे, तो
आंसर आ गया जी 500, यानी कि इसकी जो पावर निकली है वो है जी 500 वाट। तो वो हमने यहाँ पे लिख देनी P = 500 वाट। यूनिट नंबर 5 का अगर हम 13वां न्यूमेरिकल देखें तो उसमें कहता है कि एक फोर्स F फासला L तक एक जिस्म पर अमल करती है। इसके बाद फोर्स बढ़ाकर 2F कर दी जाती है जो 2L फासले तक अमल करती है। इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाएं और वर्क की कुल मकदार भी मालूम करें। तो यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो वो कहता है कि पहले फोर्स F थी, वो L फासले तक अमल करती थी, फिर 2F कर दी गई और वो 2L फासले तक अमल करती है। तो वो कहता है कि इसका एक तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना है, दूसरा वर्क की कुल मकदार ना हमने मालूम करनी है। तो चलिए हम ना कि वर्क की कुल मकदार पहले ना मालूम कर लेते हैं, फिर इसका ना कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट हम ना कि ग्राफ भी बना देते हैं जी। हमारे पास है जी वर्क की हम कुल मकदार यहाँ पे ना लिख देते हैं। तो कुल मकदार को हम W से ज़ाहिर करते हैं और चूँकि वर्क जो हुआ है वो दो मुख्तलिफ ना पार्ट्स में हुआ है, पहले F L तक हुआ है, फिर 2F 2L तक हुआ है। तो हम इसको लिख देते हैं W1 + W2, ये इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो W फिर हमारे पास आ जाएगा जी W1, यानी कि फोर्स F फासला L तक लगी थी। तो जो फोर्स का फार्मूला होता है वो FS होता है। अब इस केस में हम F को L से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास W1 आ जाएगा। आगे जी W2, 2F को अब हमने 2L से ज़रब दे देनी। फोर्स 2F है और फासला यानी S 2L है, इनको हमने ज़रब दे देनी है। हमारे पास आ जाए F और L को हम ज़रब दें तो ये FL आता है। यहाँ पे 2 को 2 से ज़रब दें तो 4, F को L से ज़रब दें तो FL। टोटल अगर हम देखें जो हमारे पास टोटल जो वर्क बन रहा है 4 FL ये है और 1 FL ये है, तो टोटल हो गया जी 5 FL। ये इसका ना कि टोटल जो हमारे पास वर्क है वो आ गया। ये टोटल वर्क है, इसको मालूम करने के बाद अब हम ना कि इसका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ना ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए हमने करना ये है कि हमने एक लाइन ऊपर इस तरीके से लगा लेनी है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब दूसरी लाइन हमने ना कि इसी साइड पे ना इधर को लगा लेनी है। ये आप लोगों ने दोनों लाइनें ना इस तरीके से ना लगा लेनी है, एक ऊपर और एक नीचे। ये हम इसे फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस कहेंगे और ये हमारे पास ना कि वाई एक्सिस में आ जाएगी। अब हमने ना कि इनको ना कि इस जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इसके ऊपर ना कि हमने ज़ाहिर करना है। अब यहाँ पे देखिए ना, ये F जो फोर्स थी वो L तक लगती थी, L फासले तक। हम ना कि ये कहते हैं कि इसको ना कि हम ना 1 सेंटीमीटर से ना फॉर एग्जांपल ना शो कर देते हैं, ये 1 सेंटीमीटर तक इधर और इधर भी हमने ना कि इसको 1 सेंटीमीटर तक ही ज़ाहिर कर देना है इस तरीके से, जहाँ पे भी ये आ जाए ये। अब आप लोगों ने इन दोनों को जब मिलाएंगे इधर और इसको आप लोगों ने इधर मिला लेना है, तो ये हमारे पास ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला था यहाँ पे तो 0 है, ये L है और इधर से ये हमारे पास ना F है। तो ये जो है ना ये हमारे पास W1 यानी निकल आया, यानी कि उसका ना जो पहले हिस्से का ना हमारे पास वर्क है वो ये है। अब दूसरे नंबर पर वो कहता है कि उसको बढ़ाकर यानी कि 2F F को डबल कर दिया गया और जो उसका फासला है उसको भी डबल कर दिया गया। अगर आगे इसने ना कि F को डबल किया है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर किया है। तो हम ना चूँकि इसको हमने 1 सेंटीमीटर लिया था तो इसके ऊपर डबल अगर हमने किया है तो ये 2 सेंटीमीटर तक इसके ऊपर गया है। अब इसी तरीके से अगर उसने जो उसका फासला है उसको भी डबल किया है तो इसको भी हमने ना कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर ना इसका लगाना है, ये इस तरीके से। तो अब हमने क्या करना है, इनको भी ना मिला देना है। उसके लिए हम इसकी जो लाइन है ये यहाँ तक खींचेंगे, इस पॉइंट तक बिल्कुल सामने, और ये भी लाइन जो है ये भी हमने ना ऊपर उसी पॉइंट तक ना खींच देनी है और इन दोनों को हमने ना मिला देना है। ये जो हमारे पास अब इधर जो बनेगा ना ये वाला, ये हमारे पास ना W2 होगा जिसमें हमारे पास ये 2L है और ये 2F है। इस तरीके से आप लोगों ने इसका जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो भी बना लेना है।
यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.1 देखें, वो कहता है कि एक शख्स एक जिस्म को 5 मीटर तक धकेलने के लिए 200 जूल वर्क करता है, इसकी लगाई गई फोर्स मालूम करें। तो अगर हम देखें तो 505 मीटर यानी 5 मीटर उसने ना कि फ़ासला तय किया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी उसका जो फासला है यानी एस है वो 5 मीटर है, तो वो लिख दिया। उसके बाद उसने वर्क किया, तो ये हम लिखते हैं जी W, वो उसने किया है 200 जूल, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद वो कहते हैं इस पर लगाई गई ना फोर्स मालूम करें, यानी फोर्स हमने मालूम करनी है, तो फोर्स को हम F से ज़ाहिर करते हैं, ये हमने मालूम करनी है। तो जो वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है ना F और S की शक्ल में, वो होता है W = FS। अब यहाँ पे हम इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। तो W की कीमत है जी 200, वो हमने पुट कर दी। उसके बाद F जो है वो हमने मालूम करना है, और S जो है वो 5 है। अब ये जो 5 इधर ज़रब हो रहा है इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो 200 तकसीम हमारे पास 5 हो जाएगा, और ये F के बराबर है। अब F हमारे पास आ जाएगा, 200 को हमने 5 पे तकसीम कर देना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 200 तकसीम 5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40, यानी कि 40 न्यूटन की उसे ना फोर्स चाहिए। यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.2 देखें, वो कहता है कि वर्क की मकदार मालूम करें जब 65 न्यूटन फोर्स एक सूटकेस को दी गई शक्ल के मुताबिक 20 मीटर तक खींचती है। यहाँ पे देखें ना हमें फोर्स दी हुई है और साथ में ना उसका फासला दिया है। अब तस्वीर में क्या दिया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास ना कि मिसाल है जो बुक से है, मिसाल नंबर 5.2। यहाँ पे देखें ना सूटकेस ना एक बंदा खींच रहा है, और जो खींच रहा है वो ना 30 डिग्री का जाविया, यानी कि इसमें साथ में जाविया भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें मिल गई, एक तो फोर्स है, दूसरे नंबर पर ना कि उसका फासला है, और तीसरे नंबर पर उसका जाविया भी है। तो हमने ये चीज़ें लिख लेते हैं। फोर्स हमारे पास है जी 65 न्यूटन, ये हमने लिख लेनी है। उसके बाद उसका जो फासला है वो अगर हम देखें S बराबर है जी 20 मीटर, ये जो फोर्स है इसको हम F से ज़ाहिर करेंगे। अब तीसरे नंबर पर है जी उसका जाविया, तो जाविया जो सूटकेस बंदा खींच रहा था थीटा, वो हमारे पास है जी 30 डिग्री, तो वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है 30 डिग्री। अब वो कहता है कि आप लोग इसका वर्क मालूम करें, तो वर्क यानी कि W जो है वो आप लोगों ने मालूम करना है। तो इस केस में जो W बनेगा ना, जिसमें हमें F S और थीटा सारा दिया होगा, तो वो बन जाएगा FS cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे आप लोगों ने सारी कीमतें पुट कर देनी है। तो यहाँ पे F देखेंगे तो 65 है, S देखेंगे तो 20 है, और साथ में cos ऑफ थीटा यानी कि cos 30 आ जाएगा। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। 65 को हम ना कि 20 से ज़रब दे देते हैं, 65 ज़रब 20, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 1300। इधर लिख देते हैं 1300। उसके बाद cos 30 है, तो हम यहाँ पे ना कि cos 30 लिख देते हैं, cos दबाते हैं और साथ में 30, तो हमारे पास आंसर आए cos 30। तो आंसर आ जाएगा जी 0.87, आगे वो चलता जा रहा है तो हम राउंड ऑफ करके 0.87 लिख लेते हैं, 0.87। अब इन दोनों को ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1300 ज़रब 0.87, 1300 ज़रब है जी 0.87, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1131। तो ये आप लोग लिख लेना 1131 जो है ये जौल में इसका ना वर्क आ गया है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.3 देखें, वो कहता है कि 3000 किलोग्राम का एक ट्रक यकसा वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर से सड़क पर हरकत कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो यहाँ पे देखें ना कि उसने ट्रक का मास दिया है, तो हम सबसे पहले लिख दें ट्रक का मास। तो जो ट्रक का मास होता है उसे हम M से ज़ाहिर करते हैं, वो है जी 3000 किलोग्राम, तो हमने यहाँ पे 3000 किलोग्राम लिख लेना। उसके बाद वो कहता है कि यकसा वेलोसिटी यानी कि V है वो इससे हरकत कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारे पास ना कि वेलोसिटी होती है ना, इसका यूनिट होता है SI यूनिट मीटर पर सेकंड, यानी कि इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम ना कि 1000
बटा 3600 से इसे ज़रब दे देंगे। 54 को 1000 से अगर हम ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 54,000 और बटे में हमारे पास ना 3600 है। अब इन दोनों को हम ना तकसीम कर लेते हैं। जो इसकी वेलोसिटी है इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा जी मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम ना तकसीम कर लेते हैं। अब हमारे पास है जी 54, आगे है जी 54,000 है, तकसीम 3600 जब हम करते हैं आंसर आ जाता है ये हमारे पास 15 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। तो वो हमने लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट है जो कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें, यानी कि ई के जो है वो हमने मालूम करनी है। जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फिर फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इनकी कीमतें पुट कर देते। 1/2 वैसे m की कीमत देखेंगे तो वो 3000 है और v की कीमत है जी 15 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलें इन्हें एक दफ़ा वैसे ही लिख देते हैं। 3000 ज़रब 15 को अब ना 15 से ज़रब देते हैं तो इसका हमारे पास ना फिर स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 ज़रब 15 कर लेते हैं। 15 ज़रब हमारे पास 15 ही है तो आंसर आ गई 225। तो हमने यहाँ पे लिख देना है 225। अब 225 को हमने 3000 से ज़रब देना है। जो जवाब है उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी 225 ज़रब 3000 तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 67,500। ये जो जितना भी आंसर आया ये हमने यहाँ पे लिख देना है 67,500 बटे में हमारे पास 2 है। तो अब इनको ना 2 पे तकसीम कर देते हैं। 67,500 तकसीम है जी हमारे पास 2। तो हम इसे देखें तो जवाब है 33,75,00। तो ये हमने लिख लेनी। इसकी काइनेटिक एनर्जी 33,75,00 और जो एनर्जी होती है उसका जो यूनिट होता है वो जॉल होता है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.4 देखें तो वो कहता है 180 ग्राम की एक बाल अमूदन ऊपर 12 मीटर की बुलंदी तक फेंकी गई है। इस बाल ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी हासिल की वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले देखें जो बाल का जो मास है वो है जी 180 ग्राम। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बाल का मास ये आ जाएगा हमारे पास m के बराबर 180 ग्राम। अब ये देखें ये ग्राम है तो ग्राम तो इसका हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं होता तो वो होता है किलोग्राम। इसको किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 पे हमें तकसीम करना पड़ेगा। अब इसको 1000 पे हम तकसीम करते हैं तो इसका जो मास है वो किलोग्राम में आ जाएगा। तो 1000 पे तकसीम कर लेते हैं जी 180 तकसीम 1000 तो आंसर आ गया जी हमारे पास 0.18। तो ये हमने लिख देना है जी 0.18 इसका ना किलोग्राम में आंसर आ गया यानी इसका मास आ गया। अब आगे वो कहता है कि उसकी अमूदन ऊपर जो बुलंदी है यानी कि h जो है वो है जी 12 मीटर। तो ये हमने लिख लेना कि 12 मीटर उसकी बुलंदी है। अब हमने मालूम क्या करना है वो कहता है कि आप लोग इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें यानी EP जो है ना वो हमने मालूम करनी है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है mgh के बराबर। अब इनकी कीमतें पुट करते हैं। m अगर हम देखें 0.18 है, g देखें तो वो तो 10 है, h देखें तो वो 12 है। अब इन सब को हम ना मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। हम 0.18 10 और 12 को ज़रब दे देते हैं। 0. हमारे पास है जी 18 ज़रब है जी 0.18 ज़रब 10 ज़रब 12 तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 21.6। तो ये हमने लिख देना जी 21.6 जॉल इसकी ना पोटेंशियल एनर्जी बनती है। यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.5 देखें तो कहता है कि 1000 किलोग्राम की कार 4 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से 50 मीटर का जो फासला है 5 सेकंड में तय करती है। इसके इंजन की आप लोगों ने पावर मालूम करनी है। हम देखते हैं फिर हमें उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो सबसे पहले ना उसने उसका मास दिया है यानी कि m दिया है वो है जी 1000 किलोग्राम, ये हमने लिख लिया। उसके बाद उसका ना एक्सेलरेशन दे दिया। तो ये अगर हम देखें तो ये है जी a = 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उसके बाद अगर हम देखें तो उसने फासला जो तय किया वो दे दिया
यानी कि एस दे दिए हैं, तो वो है जी 50 मीटर। उसके बाद उसने ना टाइम दे दिया 5 सेकंड वक़्त, तो वो हमारे पास है जी टी के बराबर 5 सेकंड है। और लास्ट में उसने हमसे पावर मालूम करवाई है, पावर हमने मालूम करनी है। तो ये हमारे पास ना कि सारा डाटा है। अब जो पावर होती है ना, उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है जी P = W/T। तो यहाँ पर देखें ना कि W जो है वो हमें नहीं दिया होगा, तो W जो है यहाँ से हमने निकालना होता है। तो हमारे पास W होता है FS। तो यहाँ से देखें ना, S तो मुझे ना दिया हुआ है लेकिन F नहीं दिया। तो F को निकालने के लिए फिर ना कि मैं न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देता हूँ। F = ma। M मुझे दिया, A दिया, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। M मेरे पास 1000 है और A 4 है, तो इन दोनों को ना मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास F निकल आता है, वो है जी 4000। तो ये 4000 ना कि मेरे पास ना कि न्यूटन जो है वो अब F निकल आया। अब इन सब को मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास इसकी ना पावर निकल आएगी। तो चले ना कि हम ना इसकी पावर निकालते हैं फिर। तो यहाँ पे फिर P हमारे पास है जी, ये जो W/T था, तो अब ये बन जाएगा जी हमारे पास FS/T, क्योंकि जो W जो वर्क है वो FS के बराबर है। अब इनकी कीमतें पुट करें। F की कीमत 4000 है, वो हमने लिख ली। S की कीमत है जी 50, वो लिख ली। और जो उसका टाइम है वो 5 है, तो वो हमने लिख लिया। अब इन सबको ना हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4000 को 50 से हम ना यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, 4000 ज़रब है जी 50, तो ये आंसर आ गया हमारे पास इस तरीके से। तो इसको हमने इसी तरीके से लिख लेना है, बटे में वही 5 आ गया। अब इनको ना हम तकसीम कर लेते हैं। तकसीम है जी 5 पे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। तो इसे हमने लिख लिया 40,000, ये आ गया 40,000। तो ये जो पावर होती है ये हमारे पास ना कि वाट में होती है, तो इसको मैंने वाट में लिख दिया। लेकिन ये जो है ना कि 40,000 वाट है, तो ये इसका ना छोटा यूनिट होता है, और ये 40,000 एक ना कि बड़ी अमाउंट आ गई, तो इसको ना मैं किलो वाट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये इसको मैं अगर किलो वाट में कन्वर्ट करूँ पावर को, तो मेरे पास आ जाएगा जी 40 किलो वाट, यानी 40,000 है, 1000 जो होता है उसका के बराबर होता है, तो 40 किलो वाट इसका आंसर भी आ सकता है। चाहे आप लोग ये लिखें या ये लिखें, आप लोगों के दोनों आंसर ठीक होंगे। यूनिट नंबर 5 की अगर हम मिसाल 5.6 देखें, वो कहते हैं 120 न्यूटन वज़न के एक ब्लॉक को 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक स्लोप पर 10 मीटर की बुलंदी तक घसीटा गया है। अगर स्लोप की लंबाई वो कहते हैं 20 मीटर हो, तो इस सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। तो इसको ना पहले आप लोग समझें। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि आप लोगों के पास ना एक स्लोप बना हुआ है, जो ना कि इस तरह से ना आप लोगों पर रैंप वगैरह बने होते हैं, वो इस तरह से वो कहता है कि ना स्लोप बना हुआ है। अब वो कहता है कि 120 न्यूटन वज़न का एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उसको ना कि इसके ऊपर ना कि घसीटा गया है। अब घसीटा कहाँ से गया है? यहाँ से लेकर अब वो ना इसको इधर लेके आए हैं, यहाँ तक ना इसे घसीटा गया है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि एक स्लोप पर 10 मीटर की बुलंदी तक घसीटा गया है। तो ये बुलंदी मसलन कि ज़मीन से जो उसकी बुलंदी है वो है 10 मीटर तक, और जो उसके बाद वो कहता है कि ये जो स्लोप की लंबाई है ना वो है जी 20 मीटर। अब आप लोगों ने इस सिस्टम की ना एफिशिएंसी को मालूम करना है। तो चलिए हम ना कि चीज़ें लिखते हैं, एफिशिएंसी का फार्मूला लिखते हैं, और फिर मज़ीद आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले ना उसका वज़न दिया है। अब हमें उसका मास नहीं दिया बल्कि वज़न दिया। वज़न को ना कि हम W से ज़ाहिर करते हैं, जो कि हमारे पास ना कि mg के बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने इसी तरीके से इसे लिख लेना है, क्योंकि इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है। ये आ गया जी 120 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि उसको फोर्स जो है ना वो लगाई गई है जी 100 न्यूटन। तो हम ना कि फोर्स यहाँ पे लिख लेते हैं जी। तो फोर्स है जी F, वो है जी 120, हमारे पास है जी 100 न्यूटन। तो ये हमने ना यहाँ पे लिख ली, 100 न्यूटन की उसे फोर्स लगाई गई। नेक्स्ट उसने बताया कि उसकी जो बुलंदी है ना, यानी कि H जो है, तो वो हमारे पास है जी 10 मीटर, ये हमने लिख ली। उसके बाद स्लोप की लंबाई, स्लोप की जो लंबाई होगी वो हमारे ना फासले में आ जाएगी, क्योंकि जो ब्लॉक है उसने ये फासला तय किया, तो वो है जी 20 मीटर।
अब इसकी ना कि हमने एफिशिएंसी हमने मालूम करनी है, यानी कि फ़ीसद जो एफिशिएंसी है ना वो हमने ना मालूम करनी है। तो वो हमने यहाँ पे लिख लेना कि ये चीज़ हमने ना मालूम करनी है। जो फ़ीसद एफिशिएंसी होती है ना, इसका जो फार्मूला है वो मैं इधर ना लिखता हूँ। फ़ीसद एफिशिएंसी है, इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है कि कार आमद आउटपुट एनर्जी, कार आमद आउटपुट एनर्जी बटे में है जी कुल जो हमारे पास इनपुट एनर्जी, कुल इनपुट एनर्जी। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया जाता है जी 100 से। अब यहाँ पे मज़ीद अगर आप लोग इसको देखें, कार आमद आउटपुट एनर्जी, यानी कि हमारे पास ना कि ये वाला ब्लॉक था, इसको असल में हमने यहाँ से घसीट कर 20 मीटर का फासला तय करते हुए यहाँ तक तो हम ले आए हैं, लेकिन असल में हमने काम क्या किया, तो हमने ज़मीन से ना इसको इतने मीटर की बुलंदी तक उठाया है। तो ये हमारा काम है, यानी कार आमद जो आउटपुट हमारे पास एनर्जी है वो इसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए है, चाहे हमने इतना फासला उसका तय करवा लिया है, 10 मीटर की बुलंदी पर वो ज़मीन से गया है। तो जब ना ज़मीन से इस तरह से जाता है तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh के बराबर होती है, यानी कि कार आमद जो आउटपुट एनर्जी निकली है, जो हमने काम किया है, असल में वो ब्लॉक को यहाँ से उठा के यहाँ पर लेके गए। इनपुट एनर्जी क्या थी, इनपुट एनर्जी में हमने ना असल में फोर्स लगाई थी, और फोर्स हमने कितने फासले तक लगाई थी, 20 मीटर की, यानी फोर्स लगाई थी और 20 मीटर के फासले तक लगाई थी, और मल्टीप्लाई में 100 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनकी हम ना कीमतें पुट करते हैं और हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे देखिए m और g इसकी ना इकट्ठी कीमत दी हुई, mg बराबर 120, तो mg की जगह हमने 120 लिख दिया, h 10 है तो वो लिख दिया, और बटे में अगर हम देखें f, तो f हमारे पास 100 है वो लिख दिया, और उसका जो s है वो 20 है, और फिर मल्टीप्लाई ये हो रहा है 100 से। अब इन सबको हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से, फिर एंड पिन को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 120 ज़रब 10 फिर ज़रब 100, तो हमारे पास आंसर आ गया जी कुछ इस तरीके से। 120 आगे हमारे पास ना 3 ज़ीरो हैं। अब 100 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 2000। अब इन दोनों को ना हम तकसीम कर देते हैं, तकसीम हमारे पास है जी 2000, तो हमारे पास आंसर निकल आया जी 60, यानी कि 60% इसकी ना एफिशिएंसी हमारे पास निकली है। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है।